अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे। दुनिया भर में शोर है कि खुराक का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती नज़र आ रही है और एक परेशानी की लहर है पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पे जी कोरोना की कैफ़ियत हुई, उसके बाद ये मसला भरपूर अंदाज से बड़े मसले के तौर पर उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान में भी इसके हवाले से बहुत सारे ख़दशात हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की नेमत है कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, अपना बहुत ज़राई पैदावार खुद यहाँ उगाते हैं, अपने लिए पैदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कहीं कमी दरपेश हो जाती है और हमें अपनी खुराक बाहर से मंगवाना पड़ती है। आइंदा आने वाले सालों में क्या हालात पैदा होने जा रहे हैं, हमें अपने आप को खुराक के हवाले से किस तरह तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बनाना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है और अदम तहफ़्फ़ुज़ को किस तरह माइनस करना है, इन सारी बातों पर बात हम करेंगे सारे मौज़ूआत पर। और मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंसेज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में, और उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक साहब। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज़ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो मैंने बात की है फूड साइंसेस के हवाले से और फूड सिक्योरिटी के हवाले से, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, इन सारों को मिला के अगर हम देखें तो खुराक का तहफ़्फ़ुज़ है क्या, इसकी तारीफ़ अगर हम जानना चाहें तो ये क्या, इससे मुराद क्या है? आपको बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे एक अच्छे मौजू पे बोलने की जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, हम बहुत कॉमनली इस वर्ड को यूज़ करते हैं फूड सिक्योरिटी या फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है। और इसको जनरली जो लोग हैं और बहुत हायर सतह पे इसको हंगर और मैल न्यूट्रिशन के साथ करते हैं, जबकि अच्छा, भूख और कहत के साथ वो डिफरेंट चीज़ है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरे पास फूड नहीं है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कि मेरे पास बहुत एम्पल फूड है लेकिन फिर भी मैं फूड इनसिक्योर हूँ, मेरी फूड सिक्योरिटी नहीं है। ये क्वेश्चन है ना कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास गंदम भी है, मेरे पास दूध की सफिशिएंट क्वांटिटी भी है, मेरे पास और फिर भी मैं फूड इनसिक्योर हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब मैं सिर्फ इस तरह दूंगा कि फूड इनसिक्योर वो पर्सन होता है, वो आदमी होता है जिसको मुसलसल ऐसी खुराक ना मिले जिसमें तमाम अज्जा जो उसकी बॉडी को चाहिए एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, वो उसमें अगर ना हो। मैं फूड इनसिक्योर हूँ, मैं मोटा भी हूँ लेकिन मैं फूड इनसिक्योर हूँ, मैं अंडर नरिश भी हूँ, मैं फूड इनसिक्योर हूँ। फूड सिक्योरिटी उस चीज़ को कहते हैं, इसकी तारीफ जो अदारों ने की है वो ये है कि कोई एक शख्स उस वक्त तक फूड इनसिक्योर है जब तक कि उसको फिजिकल यानी वो खुद खुराक तक उसके जिस्म को जो जरूरत है वो नहीं मिल रहा, उसके पास पैसे भी हों, उसके पास रसाई भी हो उस खुराक तक कि जो कि सेफ भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो और जो उसकी बॉडी की तमाम डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सके। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँ, इसको इसके सारे पहलुओं को देखेंगे कि आखिर इस सारी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े हुए हैं और किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये बात ठीक है, लेकिन हम तो इस वक्त ऐसा मंजर देख रहे हैं कि खुराक की किल्लत का मामला सामने नज़र आ रहा है और हम उसे भी फूड सिक्योरिटी के साथ जोड़ रहे हैं। ये तो जो डॉक्टर साहब ने कहा, ये तो हमारे यहाँ तो इसको अयाशी समझा जाए ना जी, कि भाई अच्छा जो आपके जिस्म को ज़रूरत है। इस वक्त तो हमारा पेट भरने का मसला नज़र आ रहा है, तो ये इसको भी हम फूड इनसिक्योरिटी में शुमार करेंगे या इसको भूख और कहत कहेंगे? क्या इसको हम अगर इसको आसान लफ्ज़ों में बताना चाहें लोगों को तो क्या होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया बुखारी साहब का, आपने मौका दिया इस बात बोलने का। मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ और थोड़ा सा उसको मज़ीद मैं वजाहत कर देता हूँ। बेसिकली मैं इसको फूड सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो मैं भी इसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। ठीक है। पहला हिस्सा है अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि मौजूद हो। तो जो आप अभी एस्पेक्ट बात कर रहे हैं उसमें यही है कि पहले नंबर पे खुराक का होना भी ये फूड सिक्योरिटी है। ठीक है कि जिस तरह हम इस दफ़ा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि गंदम जो है हमारी एक स्टेपल फूड है, हम ज़्यादा इसी पे करते हैं, गुजारा इसी पे होता है, इसी पे हो रहा है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर हाँ जी, तो इस साल ये जो हीट वेव आई, उस हीट वेव की वजह से एवरेज बड़ी डिस्टर्ब हुई है।
तो ये भी फूड सिक्योरिटी में आता है कि हमारे पास मौजूद हो खुराक। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा उसका हिस्सा जो होता है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि खुराक मौजूद है, ठीक है, लेकिन जब तक मेरे खाने की हैबिट्स या मेरे लोगों के अंदर ये शऊर नहीं है कि मुझे कौन सी चीज़ किस स्टाइल में कैसे कैसे खानी चाहिए, जिसको हम अपनी टर्म में होलसम कहते हैं, कि वो जो उसके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स भी पूरे करे। ठीक है, ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट है। मुतवाज़न खुराक जो चाहिए, बैलेंस डाइट, वो अगर नहीं है तो उसको भी हम फूड इनसिक्योरिटी में शुमार। और तीसरा एस्पेक्ट हम कहते हैं इसका, जो कल हमने इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि तमाम जहाँ जहाँ हमारे फूड के स्टेक होल्डर्स थे, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे पंजाब फूड अथॉरिटी थी, चाहे एकेडेमिया था, हमने कुछ दिन पहले जो है ये दिन मनाया। हाँ जी, तो उसमें भी यही था कि इसका तीसरा एस्पेक्ट जो है वो सेफ्टी है। ठीक है, कि ये ना हो कि चीज़ भी मौजूद है, खा भी रहा हूँ, भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन बीमार हो रहा हूँ, ठीक है, मैं महफूज नहीं हूँ, ठीक है। तो ये तीनों एस्पेक्ट जब मैच करते हैं ना, इकट्ठे कर लें तो फिर ये फूड इनसिक्योरिटी। अच्छा, ये इसमें ये पहलू भी है कि मेरा कोई चीज़ खाने को दिल चाह रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं खा पा रहा, तो ये भी फूड इनसिक्योरिटी हो गई ना, कि अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है, मुझे ज़रूरत भी महसूस हो रही है, दुकान भी सामने है, फूड भी सामने रखी हुई है, जेब में पैसे नहीं है तो मैं उसे नहीं खा पा रहा, ये भी फूड इनसिक्योरिटी में हम शुमार करेंगे, या इसको हम कहाँ देखेंगे? इसको हम उसी में ना अवेलेबिलिटी में उसको अब अवेलेबल नहीं है, चाहे उसकी वो यानी प्रोडक्शन नहीं है या उसकी पॉकेट उसको इजाज़त नहीं दे रही। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको हम ना पाकिस्तान के तराजुर में देखते हैं। पहले सवाल का जवाब बड़ा है, जो आपने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसकी जो असल डेफिनेशन है ना फूड इनसिक्योरिटी की या फूड सिक्योरिटी, उसमें ये वर्ड यूज़ किया है कि आप तब फूड सिक्योर हैं जब आपकी फिजिकल एक्सेस के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सेस भी है। अब जब आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है, तो ये फिर इसका मतलब है कि आप फूड इनसिक्योर हैं, फूड सिक्योरिटी नहीं है। ये आपकी बात है, ये वाकई आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि इकोनॉमिक एक्सेस भी फूड तक होनी चाहिए, मेरे पास पैसे भी होने चाहिए। तो अगर इसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखें या अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक जहाँ ये सूरत हाल ख़राब है, या हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो वहाँ तो बड़ा मसला ये है, 80% आबादी जो है वो सिर्फ देख सकती है अच्छी फूड को, उसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? दुनिया में जो बेचैनी की लहर है ये आखिर है क्यों? ऐसा क्या मसला हो रहा है कि भाई हम परेशान हैं? इसका बुनियादी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 7 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, तकरीबन 7.8 बिलियन पे पहुँच गई तकरीबन आप। ठीक है, और जो हमारा स्टैटिस्टिक बताता है कि 2.37 बिलियन लोग इस वक्त ऐसे इस प्लानट अर्थ पे रह रहे हैं जिनको एडिक्वेट और सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं है। तकरीबन 2.37 करोड़ अफराद, एक तिहाई दुनिया की आबादी का एक तिहाई हिस्सा जो है जो मिलनी चाहिए वो नहीं है, और उनमें से तकरीबन 890 मिलियन लोग ऐसे हैं टोटल जिनके पास जो माल नरिशमेंट का शिकार हैं या जिनके पास हंगर का शिकार हैं। ठीक है, 1 अरब तकरीबन 1 अरब आबादी जो है, दो चीज़ों को वाज़ेह करता हूँ। एक तो है कि आप एडिक्वेट फूड तक आपकी रसाई है, वो है 1/3 जो, एक ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली हंगर का, भूख का शिकार हैं, वो तकरीबन 850 मिलियन यानी 80-85 करोड़ लोग हैं। और उनमें आगे जो समझने वाली बात है, उनमें से आधे लोग जो हैं वो सिर्फ साउथ एशिया और एशियन कंट्रीज में हैं, और उससे जो यानी 411 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एशिया में बैठे हुए हैं जो हंगर का शिकार हैं, और 280 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अफ्रीका में बैठे हैं। अब इन दोनों को आप मिलाएं तो ये 2/3 बन जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भूख है ये 2 कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। बाकी सारे कॉन्टिनेंट को अगर फैलाएं तो उसमें 1/4 लोग ऐसे हैं जो भूख का शिकार हैं। कहने का मतलब यह, अब इसकी रीज़न क्या है, आप इसको किस तरह लिंक करेंगे? भूख वहाँ पे होती है जहाँ गुर्बत है, जहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं है, जहाँ पे सफिशिएंट फूड नहीं है। तो दुनिया के तनाज़र में अगर देखें तो इस वक्त 1/3 लोग जो हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं इससे, हंगर से। भूख इस वक्त इंसानों का इस प्लैनेट अर्थ पे बहुत बड़ा मसला है। आपकी बात जहाँ से आपने आगाज किया था कि यहाँ तो बात हो रही है फूड की अवेलेबिलिटी के ऊपर ही, कि मेरे पास खाने को कुछ, न्यूट्रिशन पे तो बाद में जाएंगे ना, सिक्योरिटी तो बात का मसला है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि पहले हमें पॉवर्टी को फोकस करना चाहिए,
लोगों की फूड तक पूरी दुनिया में, वेस्ट में आप देखें सर कि आप जिसके लोएस्ट वेजेस हैं पूरी दुनिया में, मुहज्जब दुनिया बहुत कम कमा रहा है, वो इतना जरूर है कि उसका किचन जो है वो कभी भी मुतासर नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पूरी दुनिया में 10% से ज़्यादा अपनी आमदन का वो किचन पे लगता है उनका, 90% जिंदगी की दूसरी ज़रूरियात पे लगता है। हमारे यहाँ 100% किचन पे लगता है, फिर भी हमारी फूड की ज़रूरियात पूरी है। बल्कि मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में कह दूँ, कुछ अर्सा कबल हम ये कहते थे कि 3 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है, हमने उस मुहावरे को बदल दिया, हमने ये कहा है कि अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल होगी। मतलब हमने 3 वक्त को भी 2 वक्त पर ले आए हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही, और ये आपको अमूमी तौर पर लोग कहते हुए नजर आएंगे कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये हम आगे चलेंगे, इस पर पाकिस्तान में बात करेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ी सी लोगों की आगाही के लिए कि ये भूख और कहत में अगर हम फ़र्क जानना चाहें तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हमारी जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा भी भूख की मसले का शिकार है और खुराक की किल्लत का शिकार है, तो इसको अगर हम ये कहीं कहत की तरफ जाता हुआ नज़र आता है या ऐसी सूरत हाल नहीं, या दुनिया में अगर कहीं कहत है तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अब ज़रा मैं इसका थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ठीक है। कहत अमूमन आपको कि नेचुरल मैटर है वो। अच्छा। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि ये क्लाइमेट चेंज जैसे दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन बदलती जा रही हैं। अभी आपने मतलब मैंने पहले एग्जांपल दी, वीट की एग्जांपल देख लें, अब चूँकि हम मुल्तान बैठे हैं तो मैंगो की प्रोडक्शन देख लें। ठीक है। सारे का यही है कंसेप्ट के क्लाइमेट चेंज की वजह से मैंगो की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर है ना, इसको तो हम कहत में लेके जाते हैं। कहत सबब हो सकती है भूख का। अच्छा। भूख एक वाइट, अच्छा, ऐसा नहीं है, भूख की शदीद फॉर्म नहीं है, भूख की शिद्दत को कहत नहीं कहेंगे, बल्कि कहत डिफरेंट चीज़ है और वो सबब हो सकती है, भूख सबब हो सकती है कि जहाँ भूख। अच्छा, तो दूसरे आप भूख की बात करते हैं तो भूख की तो अब मल्टी रीजन है, उनमें से एक ये कहत भी आ जाएगी। ठीक है। भूख में फिर इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। इस पर डॉक्टर साहब मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक भी बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम फूड इनसिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, 2 माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें हमें कोई परेशानी वाली बात है? हम एक ज़राई मुल्क हैं, हमारी अच्छी प्रोड्यूस है, उसके बावजूद यहाँ डिस्कशन हो रही है कि खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात हैं, तो हमें परेशान होना चाहिए या परेशानी की ज़रूरत नहीं है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो हमारे अहदाफ थे एग्रीकल्चर में, आपने जैसे खुद बात की है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। हमारी बदकिस्मती वाली बात यह है कि एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम रशिया से गंदम को इंपोर्ट करने की बात करते हैं, हम दूसरे मुल्कों से फूड कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करते हैं, हम दालें मंगवाते हैं, ये देखें ना, पाम ऑयल मंगवाते हैं, चाय मंगवाते हैं, हम अब हम कभी ये कोशिश की है कि हम आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहाँ है, कि हम सेल्फ सफिशिएंट फूड में क्यों नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि वसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, हमारी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज, वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। और उसमें हमें, मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि अदारों को एक तरह से बैठना चाहिए और उनको उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम अपनी खुराक को, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन आज 22 करोड़ तक पहुंच गई है, 7 करोड़ से 22 करोड़ तक, तो वसाइल भी बढ़े हैं, उसमें ऐसी कोई नहीं है। डिजिटाइज वर्ल्ड हुई है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, लेकिन उस तनासब से हम वक्त के साथ, अगर आप ग्राफिकली इसको देखें तो वक्त के साथ साथ हम भूख की तरफ बढ़े हैं, हम हंगर की तरफ बढ़े हैं, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ बढ़े हैं, मैल न्यूट्रिशन की तरफ बढ़े हैं। एक तो आपका ये एक रीज़न है। दूसरा, आप दुनिया से अपने आप को अलग करके नहीं रह सकते, आप इस दुनिया का कहते हैं। इकोनॉमी जो है, जो ग्लोबल जेंट्स हैं इस वक्त, इकोनॉमिक ग्लोबल जेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान या डेवलपिंग वर्ल्ड्स को कभी भी जो है वो एक ऐसे गुर्बत के विशियस साइकिल में फंसाया हुआ है जिसको हम कभी भी ब्रेक नहीं कर पाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अभी मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट जो आपकी, जो रीसेंट डिबेट्स चल रही हैं
कर्ज़ों के हवाले से जो बात कर रही हैं, ये एक आप इस चीज़ों को मिला के जब देखेंगे ना तो फिर असल सूरत सामने आती है। अब जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो इसके साथ ही प्री कंडीशन कर्ज़ा होता है कि आपने इस कर्ज़े को वहाँ पे लगाना है। जब आप वहाँ पे लगाते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी आप हासिल नहीं करते, कर्ज़ा आपके सर पे हो जाता है, उसका इनकम या प्रॉफिट आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से कर्ज़े का जो मैग्नीट्यूड है या वॉल्यूम है वो ओवर द पीरियड बढ़ता जाता है और आप एज अ नेशन उस चुंगल में फंस जाते हैं जिससे कभी भी आपने। एग्रीकल्चर एक इसी हिस्से का कंपोनेंट है। बहुत सारे कर्जे जो एग्रीकल्चर की मद में दिए जाते हैं इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एग्रीकल्चर में वो यूज़ हो जाते हैं, यूटिलाइज। क्या हमने कभी ये गेज किया है कि उन कर्ज़ों की इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो इतना है कि हम कर्ज़ा उतार के अपने लिए भी उसमें कुछ बचा सकें? एक तो गुर्बत जो है ना, और ये भी एक बुनियादी वजह है। आप देखिए कि आप पहले मैं बार बार इस बात का हम 3 चीज़ों का जिक्र करते हैं। हम हंगर की बात करते हैं, हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फूड इनको, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं अपनी डोमेन में और एक दूसरे से एक सतह पे जुड़ी भी हुई हैं। हंगर है तो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है तो फूड एक पहले तो ये हो गया। मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। ये ठीक है कि भाई कर्ज़ों का बोझ है और हम वसाइल की कमी है, लेकिन हम तो शुरू से ही एक ज़राई मुल्क है। अच्छा, मंज़र ये होता था कि हमारे यहाँ जिस सब्ज़ी का, जिस फल का सीज़न होता था वो बड़ी वाफिर मिक़दार में आ जाती थी और सस्ती भी मिल जाती थी। हम गरीब से गरीब आदमी भी वो लेके ख़रीद के उसको खा लेता था। अच्छा, अब एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, या तो ऐसा हो ना कि ये सारा कुछ बाहर चला गया, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही, लेकिन चीज़ें जो है वो लोगों के इस्तादात से बाहर निकलती जा रही हैं। तो यही सवाल कि क्या हमें इस सारी सूरत हाल में परेशान हो जाना चाहिए कि क्या है, हमारे वसाइल और आबादी के तनासुब में कोई मसला आ रहा है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता भूख की तरफ जा रहे हैं? सर, 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट होता है कि बीइंग मुस्लिम हमारा एक अल्लाह पे यकीन है, तो एक हमारी सेटिस्फेक्शन रहती है कि जी हर जी को अल्लाह ने रिज़्क देना है, लेकिन उसके साथ साथ हाथ पाँव मारना जो हमारी ड्यूटी है। तो अब सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि कोई शक नहीं ज़रूरी मुल्क है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, इस सारे के नज़दीक परेशान होना भी चाहिए, मतलब अल्लाह पे यकीन अपनी जगह पे, लेकिन हमें परेशान होना चाहिए कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, हमारे हालात हाथों से निकलते जा रहे हैं। ठीक है। तो उनमें से मैं मुतफिक करूँगा कि पॉलिसीज़ बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो सॉलिटिस है कि मतलब उसमें अगर मैं ये कहूँ कि हमें ऑन द रिकॉर्ड तो हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इलीगल एक्सपोर्ट का कौन जिम्मेदार है? यानी इलीगल एक्सपोर्ट एक रीज़न है हमारी इन चीज़ों की कमी की वजह से। उसके साथ साथ गंदम हमारी बहुत सारी जो है वो स्मगल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं फिर इनपुट्स की बात करता हूँ। सर, ये सब देखें कि मतलब जब पीक सीज़न आया है, मैं चूँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ, हम फार्मर्स को रोज़ाना वहाँ पे डील करते हैं। फार्मर की सिचुएशन भी देखें कि जब पीक सीज़न है तब खाद अवेलेबल नहीं है, जब पीक सीज़न है पानी अवेलेबल नहीं है, ज़ाहिर पैदावार पर असर होगा। हाँ जी, पर ठीक है। ठीक है। इवन के सूरत हाल यह है कि मैं बल्कि आज की बात करता हूँ कि आज भी हमें फर्टिलाइज़र नहीं मिल रही। अच्छा, इसके पीछे जहाँ पे फिर मैं इसमें क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का सिर्फ रोल नहीं है, इसमें हमें एक फ़र्द का रोल है बेसिकली। ठीक है, कि हम खाली किसी इदारे को या किसी गवर्नमेंट को बहसियत कौम जो है ना, हम बहसियत कौम अपना काम नहीं कर रहे। हाँ जी, अगर मुझे चीज़ अवेलेबल मार्केट में नहीं, मेरी इनपुट्स महंगी हैं, तो वहाँ पे भी मैं ही मुलव्वस हूँ ना, उसको मैं स्टोर करके बैठा हूँ, मैं ब्लैकमेल करके बैठा हूँ। तो यानी मजमूई तौर पे हमें बेसिकली ना अपने नस्ल कौम खुद को चेंज करना होगा। ठीक है, सिचुएशन को। ठीक है। अच्छा, हमने अब ये तो देख लिया कि ये खुराक की किल्लत है, क्यों पैदा हो रही है, उसके असबाब क्या हैं। अब थोड़ा सा इधर आते हैं ना कि जी इसको हम नज़र आ रहे एक तलवार लटकी हुई है, इसको कैसे रोक सकते हैं? सोल्यूशन की बात करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें मेरा ख्याल है कि हमारा काश्तकार बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ और हमारी इंडिविजुअल्स के रोल तो अपनी जगह पर, लेकिन काश्तकार का बड़ा अहम किरदार है। तो आपकी नज़र में ये सबसे बड़ा मसला एड्रेस होना कहाँ चाहिए? मैं भाई साहब इसमें ये सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हमारे माशरे में किसान के किरदार को देखा जाए, तो मैं इस कहता हूँ कि हमारे तक खुराक पहुँचाने में अल्लाह के बाद सबब जो है अल्लाह पाक ने किसान को बनाया है। वो बड़ा वैल्यूएबल कम्युनिटी का मेंबर है।
लेकिन उसे समझा नहीं जा रहा, नहीं समझा नहीं जाता, बल्कि उसको उसके साथ ट्रीट भी ऐसे ही किया जाता है। आप देखें कि हर तरफ से जिधर से भी तीर आ रहे हैं, गुर्बत के तीर आ रहे हैं, इनपुट्स के तीर आ रहे हैं, जमीन की प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, जितने भी हैं वो उसका शिकार जो है दरमियान में फार्मर खड़ा है, वो किसान है। ऐसे हालात में भी अगर वो आपको आपकी टेबल पे गंदम भी पहुंचा रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी पहुंचा रहा है, और भी चीज़ें पहुंचा रहा है, दूध भी है, तो फिर हमें उसके करतार को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, अब ये तो है ना एक और अंदाज से हम इसको टेक्निकली देखते हैं। हमारी गवर्नमेंट का, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो अच्छे ममालिक हैं, वेस्टर्नाइज वर्ल्ड है, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है, वहाँ पे कुछ कानून और मैकेनिज़्म और गुड गवर्नेंस है। मैं आपको आज भी एक गारंटी से बात कहता हूँ कि आप किसी भी सतह पे, एक फैमिली की सतह को ले लें, एक शहर की कॉस्मोपॉलिटन पे चले जाएं, आप जो है कंट्री प्रोविंस जिसी भी सतह पे चले जाएं, गुड गवर्नेंस आपको पे बैक करती है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट इतना डीप इम्पैक्ट जाता है कि हर आदमी उससे मुतासर होता है। किसान की जहाँ तक बात है, किसान को हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहिए। आपके नेबरिंग कंट्री में इंडिया है, बांग्लादेश है, आज आप उनके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्वायर्स हैं, उनके जो एसेट्स हैं, वो देख लें और अपना देख लें। इसको हमें बहुत, दूसरी बात जो है, मैं बड़ी मतलब हैवी हार्ट के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हम इस चक्कर से बाहर ही नहीं, ना कौम बाहर आ रही है, ना लीडर साहब बाहर आ रहे हैं। जब हमारी सोच ही एक नुक्ते पर मरकूज है कि हमने पॉलिटिक्स में इस हद तक, आपके ख्याल में ये जो हमारी इंस्टेबिलिटी है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे पे भी है, आप पे भी है, एक झोंपड़ी में रहने वाले शख्स के ऊपर भी है, और कराची में या इस्लामाबाद में या लाहौर में, बड़े शहरों में रहने वाली जो पोश एरियाज में, उन पे भी है। हर आदमी इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है और उससे मुतासर होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। मैं डॉक्टर साहब से यही सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो कौन से एरियाज़ हैं, एक तो ये निशानदेही की ना डॉक्टर साहब ने कि हमें सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, उससे पॉलिसीज़ में एक सस्टेनेबिलिटी आएगी, लेकिन हमें क्या एरिया है जो फौरी तौर पर फोकस करना चाहिए ताकि हम ये जो कैफियत फूड इनसिक्योरिटी की बनती जा रही है, पाकिस्तान भी मुतासर होता नज़र आ रहा है, उससे बच सकें। मिसाल के तौर पर हमें फौरी तौर पे गंदम पे फोकस करना चाहिए, गंदम की पैदावार बढ़ानी चाहिए, उसमें क्या फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी चाहिए या गंदम का रकबा बढ़ाना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, या हमें इसकी एक्सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए, क्या आपकी नज़र में, या वो और कौन सा शुबा है फसलों का जिससे हम फूड को अपने ये जो भूख वाली सूरत हाल है, हम न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे, भूख वाली सूरत हाल है, उसको बचा सकें। जी, मैं इसमें मतलब हर एक इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अब इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अभी भी एनफ कैपेसिटी रखते हैं कि हम अपनी गंदम, अपनी खुराक पूरी कर सकते हैं। ठीक है, मैं 2-4 चीज़ें हाईलाइट करूँगा। उस हाईलाइट में पहले नंबर पे कि हमें लॉसेज रिड्यूस करने चाहिए। हम जहाँ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे उनके लॉसेज भी उसी तरह हमारे पास है। सेकेंडली हमें टेक्नोलॉजी, इसकी जरा थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। मसलन मेरा फार्म से फोक तक आने में चीज़, ठीक है, मतलब अच्छा जो ज़ाय होती है, ज़ाय हो जाती है, ज़िया को बचाना है, ठीक है। सप्लाई चेन की बात, जो हमारी फूड है वो जो पेरिशेबल है, ख़ासतौर पे फल है या सब्जी है, ये जो है रास्ते में ख़राब हो जाती है, उससे बचना है। हाँ जी, उससे बचना पहला नंबर। दूसरे नंबर पे हमारा इशू ये है कि हम खाली एक ही फिर वो एक स्टेपल फूड गंदम पर फोकस कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन में नहीं जा रहे। ठीक है, कि हम डाइवर्सिफिकेशन में जाएं, जैसे खुदा न खास्ता अभी जैसे सिचुएशन बनी है, थोड़ा सा और मौसम सेवियर होता, गंदम ज़्यादा खराब हो जाती, तो हमारे पास अल्टरनेट क्या था? हाँ, मुतबादल ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम तो साथ बीइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होने से हम तो इसको बाकायदा लोगों के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की। तो गंदम का मुतबादल क्या हो सकता है? सर गंदम का अदर सीरियल्स हैं। अच्छा, वो तो हमें तो आदत ही नहीं है, हम तो जब तक 2 रोटियां सुबह दोपहर और शाम ना खाएं तो हालांकि आप अदर सीरियल पे जाते हैं तो वो आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेहतर है। अब आप ट्रेंड देखते हो कि मल्टीग्रेन फ्लोर आपको मार्केट में मिल। बादल पे बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें डॉक्टर साहब। जी ठीक है, नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम फूड इनसिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है, अगर हम गंदम प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो फिर हम वो कौन सा इजी सीरियल है
मतलब हम चावल की तरफ जाएं या क्या मुतबादिल हम सोच के रखें? हमने ये प्रोग्राम है, इसका मकसद काश्तकार को भी आगाही देना है और हुकूमत के लिए भी अपनी तरफ से सजेशन देना है। तो क्या आपके पास मुतबादिल है? जी, मैं यही बात शेयर कर रहा था कि हमारे पास अदर सीरियल्स हैं, अल्टरनेटिव सीरियल्स मौजूद हैं, और आप मार्केट में आप जाते हैं तो आपको मल्टीग्रेन फ्लोर अवेलेबल है, बड़ा कम है और बड़ा महंगा अवेलेबल है ना जी। वो तो उल्टा गंदम, जो बेचारा गंदम नहीं खरीद सकता, वो मल्टीग्रेन पे क्या तो सर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है ना कि हम एक वक्त में एक चीज़ को तो प्राइस बढ़ा देते हैं, दूसरी को हम प्राइस नहीं देते। फार्मर का ये भी सिचुएशन है कि डाइवर्सिफिकेशन इसलिए नहीं आ रही, ठीक है कि वो आपकी नज़र में किस चीज़ को फ़रोग देना चाहिए? गंदम के साथ साथ सीरियल्स में, जो सीरियल्स दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास पोटेंशियल क्या है? किस चीज़ को हम फ़रोग देंगे? हमारे पास मेज़ का है, हमारे पास मकई को हम फ़रोग दें, जी, हमारे पास बार्ले का है, ठीक है, जौ को दें, हाँ जी, जौ को दें। मतलब ये वो जो हैं जो आपको साथ हेल्थ बेनिफिट भी एडिशनल देते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ इधर हम तवज्जो नहीं दे रहे, इधर हम तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है। एक ये पहलू हो गया कि हम गंदम का मुतबादिल भी तलाश करें। हाँ जी, हम उसके लिए टर्म बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट की डाइवर्सिफिकेशन, फूड डाइवर्सिफिकेशन, वो प्रोडक्शन में भी हो और वो ईटिंग में भी हो, ठीक है। सेकेंडली, हम सारों को पता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हाउसिंग में कन्वर्ट होती जा रही है। इस प्रैक्टिस को रिड्यूस किया जाए। कैसे? इसको आप मल्टी स्टोरीज में जा सकते हैं। ज़मीन जो है वो बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरीज बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को फर्टिलाइजेशन में लेके जाएं, कल्टीवेशन में लेके। हाँ जी, ठीक है। इसी तरह जो कंसेप्ट था कि आप हाउसिंग जो है वो जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उसको प्रेफर करें, मतलब इन चीज़ों पर रखें ताकि एग्रीकल्चर लैंड पे हमारा इफेक्ट ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये है कि के साथ हम फार्मर्स को जो है वो प्रॉपर इनपुट्स दें, टाइमली इनपुट्स दें, फार्मर। अच्छा, वो इनपुट्स पे एक बड़ा पहलू ये है कि जैसे ही वो तान टूटती है वो कहते हैं जी सब्सिडी, मतलब हर मामले में हम सब्सिडी मांगते हैं हुकूमत से, तो वो सब्सिडी भी देना मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए। तो फिर ये इस पहलू को फिर कैसे देखा जाए? चलो, सब्सिडी दूसरी तरफ सेकंड ये कि उसको प्रॉपर सप्लाई चेन ही बना दें उसकी। अच्छा, ठीक है। कम से कम उसको ये तो ना मुयसर तो हो कम से कम। हाँ जी, कम से कम उसको टमाटर नहर में तो ना फेंकने पड़े ना, ठीक है। अच्छा, और फिर अगली चीज़ कि आप सिटी से निकल के बाहर अर्बन एरिया में वहाँ पे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं कि वहाँ उसका फार्म, यानी जो ऑन फार्म हम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, कि वो टमाटर बजाय वो बंदा नहर में फेंक के वीडियो वायरल करता, अगर उस पर फैसिलिटी होती तो उसको वहीं पे केचप में चेंज कर सकता था। चेंज होता है, उसका पल्प जो है आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, कर सकता था, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमें जो इसको कहते हैं ऑन फार्म या रूरल साइड पे आप करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे वहाँ पे लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अप होगा और जो प्रोडक्ट हमारी है वो उसकी वैल्यू एडिशन होगी, उस वैल्यू एडिशन में फार्मर को भी गेन आएगा और हमारे जो लॉसेज हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। एक तो गंदम तो हमारी ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। दीगर जो सीरियल्स हैं या खाने की चीज़ें हैं वो उससे भी ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए हम सारा फोकस गंदम पे करते हैं। अच्छा, दालें भी हमारी बड़ी अशद ज़रूरत है कि दालों के बगैर भी गुजारा नहीं है। ये दो चीज़ें तो ज़रूरत हो गई। ये इसके अलावा दो चीज़ों का बड़ा हैवी इम्पोर्ट बिल है। एक तो है कि हम खाने का तेल और दूसरा है चाय की पत्ती, इस पे भी हम बड़ा ख़र्चा करते हैं। इन दोनों चीज़ों से कुछ अवॉइड किया जा सकता है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है या इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है आपकी नज़र में? क्योंकि ये फूड शॉर्टेज का इशू है, आपकी नज़र में इन दोनों चाय की पत्ती और खाने के तेल से कैसे निपटा जा सकता है? ये तो न्यूट्रिशन से तो खैर जो आप आते हैं चाय वगैरह का, इसका को मैं नहीं समझता। अगर मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि गंदम को या आप दालों को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी चीज़ से, इस वजह से कि यह हमारी बॉडी की दो ज़रूरियात होती हैं। ये दोनों लाजमी है। एक बात है कि आपको एनर्जी चाहिए हो जी, तवानाई चाहिए। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं, हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें बेसिकली गंदम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। उसका हमें एम्पल क्वांटिटी में, सफिशेंट क्वांटिटी में चाहिए होती हैं। दालें हमारे जिसमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। प्रोटीन का काम है कि बच्चा है वो बड़ा होता है, ग्रो हो रहा है, हमारी जिस्म के ऊपर मैस आ रहा है, हमारे नाखून है, जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में वेरियस टाइप्स के प्रोटीन है वो अपना काम कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं इनका एक ख़ास तनासुब में आपको डेली लेना पड़ेगा, कैलोरीज भी लेनी पड़ेंगी और ये भी काफ़ी नहीं है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ आपके जो आपने दो आइटम्स के बाद, इसके साथ साथ ये भी आप ले लिया। न्यूट्रिशन बड़ी एक इसकी फ़िलॉसफी ये है, इन चीज़ों को जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए
आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी लेने हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर आप फुलात नहीं लेते, जिंक नहीं लेते, फास्फोरस नहीं लेते, विटामिन ए नहीं लेते, विटामिन बी नहीं लेते, विटामिन डी नहीं लेते, विटामिन सी नहीं लेते, तो आपको जितनी मर्जी है आप पल्सीज और ये खा लें, ये आपको कभी भी आप हेल्दी नहीं हो सकते। अब वो कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से? ये वही तस्वुर आ रहा है जिसका आपने बहुत शुरू में मुतवाज़न ग़िज़ा का तस्वुर। मुझे ये बताइए कि अल्लाह पाक ने इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स क्यों पैदा की हैं? 2-4 इंसानों के लिए फूड पैदा कर देते। इंसान की जिस्म की ज़रूरियात हैं 100 से ज़्यादा ऐसे मिनरल्स, विटामिन हैं जो आपको। डॉक्टर साहब उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि एडिबल ऑयल, खाने का तेल और चाय की पत्ती, ये हमारे लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है। इस वक्त आप देखें ना, तेल की प्राइसेस कहाँ पहुँच गई हैं और चाय की पत्ती की भी यही सूरत हाल है। क्या हमें इन दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए या इनके इस्तेमाल को रिड्यूस करना चाहिए? अगर इनके इस्तेमाल को रिड्यूस करते हैं तो कोई उसके मुज़र असरात हैं? जहाँ तक ताल्लुक है इसकी, अगर हम न्यूट्रिशन की तरफ जाएं या इसके, तो हमें बेसिकली इसमें कोई ऐसी न्यूट्रिशन नहीं मिलती। ये सिर्फ एक एडिक्शन की हद तक है। ये पिछले 100-150 साल में सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये फैशन का हिस्सा बनता गया और हमारे कल्चर का हिस्सा। लस्सी और ठंडे मशरूबात की दुकानें ख़त्म होती गई और चाय के स्टॉल्स खुलते गए। इसका मतलब ये है कि हम, एक पहलू तो ये है ना कि जी हम देख रहे हैं कि हम खुराक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह हासिल करें, तो ये जो फोकस हम इधर कर रहे हैं, चाय की पत्ती पे पैसा लगा रहे हैं, इस पैसे को हम जो है अपनी दीगर जो खुराक के एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ फोकस कर सकते हैं। हमें बतौर शहरी भी अपनी चाय का इस्तेमाल रिड्यूस करना चाहिए। मैं इसमें आपको थोड़ा सा, हम ना ऐसे प्रोग्राम्स में ब्रांड्स की बात नहीं करते और हमें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ग्लोबली या नेशनली आप देखें ना कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनियाँ मुसलसल प्रोड्यूस कर रही हैं चाय की, और भी लोग ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। जब डिमांड होती है तो तब प्रोडक्शन और सप्लाई होती है। जब डिमांड नहीं, अब पब्लिक में चाय की डिमांड है तो लोग प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बिकती है तो वो प्रोड्यूस करते हैं। मैं न्यूट्रिशनली स्पीकिंग मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि चाय आपके जिस्म के अंदर जाके आपके कैल्शियम जो आपकी बॉडी में होता है उसके एब्जॉर्प्शन को भी रोकती है और कैल्शियम के लेवल्स को डिप्लीट करती है। आप चाय रेगुलर पीते हैं, आप ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपको हड्डियों का मसला हो जाएगा। जहाँ तक दूसरा तेल की बात कर लेते हैं ना जी, तेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त हम एडिबल ऑयल की एडिबल ऑयल तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, जब उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं कहता हूँ आप जब हम 5 चंबारी अपनी बॉडी की ज़रूरियात को खुराक के हवाले से 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है, वो 5 हिस्से समझने, इसको हम फूड पिरामिड कहते हैं अपनी ज़ुबान में। फूड पिरामिड का मतलब है कि कौन सी खुराक ज़्यादा चाहिए पहले ग्रुप में, फिर उससे कम चाहिए, फिर उससे कम, फिर उसके कम। जो सबसे कम खुराक चाहिए होती है उस ग्रुप में वो फैट्स एंड ऑयल्स हैं। हमारे फैट्स एंड ऑयल्स इतने इंटेग्रल हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सेल है, जो खुलियाँ हैं, उसको बनाने में जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, ईंट ही अगर खराब है तो घर कैसे अच्छा बनेगा? आपका जो सेल है वही प्रॉपर नहीं बन रहा, फैट एंड ऑयल जरूरी है। अच्छा, जरूरी। और दूसरी बात, अगर हम इसकी मिकदार आधी कर दें, ये आज के मिकदार इसकी जो आप आधी करें या कम करें, ये डिपेंड ये करता है कि आप खुद नहीं डिफाइन कर सकते इसकी मिकदार। मेरा लाइफस्टाइल बताता है कि मैंने इसकी मिकदार, इसका मतलब है कि हमें ये जो खाने का तेल है इसके हवाले से हमें ये बहुत जरूरी प्रोडक्शन पे काम करना पड़ेगा। ये तो इसमें हम कोलेस्ट्रॉल की भी बात करते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल को हम अमूमन नेगेटिव सेंस में लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो हमारी जिस्म का बुनियादी हिस्सा है, लिवर प्रोड्यूस करता है और इसके लेवल्स मेंटेन रहने चाहिए। और ये जो में कुछ हिस्सा जो है वो फैट्स एंड ऑयल से मिलता है, वो हमारी बॉडी के उस लेवल्स को मेंटेन करता है। एक तो हमने ये इसमें ढूंढा कि हमें गंदम की पैदावार भी बढ़ानी चाहिए और उसके साथ साथ मुतबादिल जो है ज़राए पर देखना चाहिए। चाय की पत्ती से जितना बच सकते हैं बच सकते हैं तो बचें, और खाने के तेल के लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि सारा ज़्यादा प्रेशर जो है हमें इस तरफ से आ रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये पहलू तो है अपनी जगह पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद जो है वो ज़राअत से दूर होते जा रहे हैं, हमारे जो लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं वो मायूस होकर पीछे हटते जा रहे हैं, फिर हमने इसका कुछ भी अपने निसाब में शामिल नहीं किया? क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमें ज़राअत और ज़राअत से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने निसाब में शामिल करना चाहिए, बच्चों को इस तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए? उसका भी कोई रोल हो सकता है हम अपनी पैदावार बढ़ाने में और ये खुराक की किल्लत से बचने में?
कोई शक नहीं है कि हमेशा, बल्कि मैं जब मैट्रिक में शायद था तो तब हमें एक सबक पढ़ा जाता था कि नेशन को तब्दील करने के लिए बच्चा पैदा होता है तो उसके, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं वो चैप्टर कौन सा था, ठीक है, कि उसके एक रिकॉर्डिंग उसके कान में लगा दी जाती थी कि आगे चल के करना क्या है। तो नेशन को तब्दील करने के लिए अगर आप कहें कि तो छोटे बच्चे से लेके एंड तक ये जो लर्निंग स्टेज है ये कभी ख़त्म नहीं होती। कंपेन्स हमेशा थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम अगर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस देते जाएं तो ये इस पर ज़राअत की अहमियत बताएं, बच्चों को अहमियत बताएंगे तो वो इस पेशे से जुड़े रहेंगे ना जी। सेकेंडली फिर वही बात है, मैंने अब कहा कि दूसरा ये है कि हमें ना मैकेनाइजेशन को थोड़ा सा ना इम्प्रूव करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ये जो खुराक की किल्लत है, से बचने के लिए जदीद मशीनरी को लाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दिन ब दिन हम भी ज़रा सैल होते जा रहे हैं और सैल पसंदी के अंदर जो है ज़ाहिर एग्रीकल्चर का वर्क एक हार्ड है, तो उसके लिए मैकेनाइजेशन जो है उससे उसकी प्रोडक्टिविटी हर चीज़ को, अगर पैदावार बढ़ेगी तो ये खदशा कम होता जाएगा, पैदावार बढ़ जाएगी, लेबर आपकी कम होगी, उसके मल्टी एडवांटेजेस हैं, तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो बाकी अच्छा दूसरे अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की एजुकेशन हम वैसे दे रहे हैं लेकिन ज़रा हाई लेवल पे दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्राइमरी लेवल पे मतलब हाई लेवल पे चले जाते हैं तो उसकी अवेयरनेस आएगी, यकीनन उसका फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो पहलू ये हो गया, एक ये है कि हमारे यहाँ जो आबादी बढ़ने का तनासुब है वो दुनिया से कहीं ज़्यादा है। एक आबादी बढ़ने का तनासुब और दूसरा जो है माइग्रेशन देहातों से शहरों की तरफ, तो ये भी फैक्टर दोनों खुराक की किल्लत पर असरअंदाज हो रहे हैं। बिल्कुल है। इनसे बचाओगे भी, ये आपके ज़हन में कोई तदाबीर है? मैं समझता हूँ कि ये वो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कि आप ये देखिए कि 2030 तक हमारी आबादी, 2050 तक हमारी आबादी जो है वो तकरीबन इससे डबल होने का अंदेशा है जहाँ पे आज हम खड़े हैं। अब आपके रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे। इन दोनों शोबों को भी देखना होगा, आबादी को भी कंट्रोल करना होगा और उसके साथ साथ जो माइग्रेशन है उसको भी कंट्रोल करना होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी, मैं मज़ीद बात करता लेकिन मजबूरी है जी। नाज़रीन, हमने बात की है फूड सिक्योरिटी पर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ज़राई मुल्क है और हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। परेशानी इतनी नहीं है जितनी नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम फोकस कर लें अपनी चीज़ों पर, अपनी ज़राअत पर, हमें अपनी पॉलिसियों को ठीक कर लें और सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो अभी कोई ऐसा खदशा नहीं है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।